देता था वो सारा का सारा उस शिष्य के मस्तिष्क में आ जाता था। तो ऐसा क्या होता था कि सारी की सारी चीजें, जैसे संस्कृत लैंग्वेज के सारे श्लोक वो शिष्य एज इट इज बोल देता था या उसके स्मृति पलट पे आ जाते थे। आज भी अगर देखते हैं 100-200 वर्ष के अंदर अगर देखते हैं, ऐसे बहुत सारी घटना हुई है। बहुत सारे लोगों का अगर मस्तिष्क देखते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का मस्तिष्क देखते हैं, विलक्षण था। उसी तरह से एक लॉर्ड माइकाले है जो कि हमें पता ही है कि भारत आए थे वो। उनकी भी बुद्धि की जब चेक किया गया तो उनको एक लाइब्रेरी के 20 वर्ष के जितने भी रेफरेंस थे, डेट और टाइम के साइट उनको याद थे। इसी के कारण उन्होंने काफी बुक्स भी लिखी है। उसी तरह से ब्रिटेन लाइब्रेरी में एक अधीक्षक थे लाइब्रेरी के। उस ब्रिटिश लाइब्रेरी में 1 करोड़ से भी ज्यादा बुक्स थी, अनेक अलमारियां थी। उस पर्सन को जब कोई पूछता था कि भाई मुझे एक टाइटल की बुक चाहिए, तो पर्सन क्या करता था, उस बुक को बता देता था और ये भी बता देता था कि वो कौन से फ्लोर पे है और वो कौन से अलमारी में वो बुक रखी गई है। तो 1 करोड़ बुक का उनके मस्तिष्क में सारा का सारा डेटा एज इट इज रहता था। दूसरा, उसी तरह से एक एग्जाम्पल भी है। एक पर्सन है लुथियानी का, जो कि 2000 बुक्स एज इट इज पढ़ के वो सारा का सारा जो भी कुछ उसने पढ़ा है 2000 बुक्स में, वो सारा का सारा एज इट इज बता देता था कि कौन से पैराग्राफ में क्या लिखा है और किस बुक में कितने टाइटल है, कितने रेफरेंस है, वो सारा का सारा वो बता देता था। उसी तरह से एक पर्सन ऐसा है कि जो चेस है, वो चेस एक टाइम पे एक ही व्यक्ति खेल सकता है, लेकिन वो पर्सन एट अ टाइम 20 लोगों के साथ चेस खेलता था और बीसी टेबल के ऊपर उस व्यक्ति की जो बुद्धि की क्षमता थी इतनी विलक्षण थी कि बीसी टेबल पर वो अचूक रूप से वो सारी चालें व्यवस्थित रूप से चलता था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो ये एग्जाम्पल्स एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन का सही से क्या किया गया है, जिस तरह से आज हम 5 से 6% ही उसका उपयोग करते हैं, तो उसका क्या किया गया, उस परसेंटेज को ज्यादा से ज्यादा उन्होंने क्या किया, उपयोग में लाया। इसके कारण क्या हुआ, उनके अंदर इस तरह की जो चीजें हैं, जो मस्तिष्क की जो विलक्षण चीजें हैं, वो सारी की सारी विकसित हो गई। लेकिन तभी भी ये एग्जाम्पल्स है, लेकिन इससे भी ज्यादा बहुत सारी चीजें ऐसी है कि अगर हमने 20% भी ब्रेन का यूटिलाइजेशन कर लिया तो ऐसे जो रहस्य है वो सुलझ जाएंगे या हमें ऐसे अद्भुत चीजें प्राप्त होगी कि हम उसका विचार भी नहीं कर सकते। ये तो 20% ब्रेन अगर हम यूटिलाइजेशन कर पाए तो बहुत सारी चीजें इसमें। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट पेज नहीं हो रहा है इसका। सॉरी, नेक्स्ट माउस से कीजिए, माउस से कीजिए। एक मिनट, जस्ट मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं। जब हम देखते हैं कि कितने 10 अरब से भी ज्यादा स्नायु कोश है हमारे मस्तिष्क में, और जो हमारा मस्तिष्क है उसका जो उपयोग है हम केवल 7% तक ही उपयोग कर पा रहे हैं।
लेकिन कुछ जैसे साइंटिस्ट लोग अगर देखते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्दुल कलाम या बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, वही थोड़ा सा ज्यादा परसेंटेज में उसका उपयोग कर पाते हैं। अभी मस्तिष्क में अगर देखते हैं तो दो पार्ट है, एक लेफ्ट ब्रेन है और एक राइट ब्रेन है। इसका भी एक कॉम्बिनेशन है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, जो लेफ्ट ब्रेन है हमारे राइट हैंड से कनेक्टेड है, और जो हमारा राइट ब्रेन है वो लेफ्ट हैंड से कनेक्टेड है। अब इसको कैसे समझे कि दुनिया में अगर देखते हैं तो जो राइट हैंड का उपयोग करने वाले लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। तकरीबन 90% जो लोग हैं वो राइट हैंड का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। राइट हैंड का यूज करने वाले यानी कि लेफ्ट ब्रेन का। लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है? लेफ्ट ब्रेन में जो होता है मैथमेटिकल, फैक्ट्स, कंपटीशन, लॉजिक, एनालिसिस, ये जो चीजें होती है ये हमारे लेफ्ट ब्रेन में होती है। और इस तरह का मैक्सिमम अगर रेशो निकाला जाए तो 90% जो पृथ्वी पर लोग हैं वो लेफ्ट ब्रेन का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और जो राइट ब्रेन है हमारा, उसमें कला वाला भाव आता है। कला, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आर्ट, फीलिंग्स, जो भक्ति वाला जो भाव है, भावना वाला जो भाव है, वो हमारा राइट ब्रेन में रहता है। अभी इन दोनों में अगर देखा जाए, अगर किसी एक पर्सन का एक ब्रेन ज्यादा एक्टिव है और दूसरा अगर कमजोर है, तो भी वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं कहा जा सकता, या वो व्यक्ति ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। क्योंकि एक अगर एक्टिव है और दूसरा अगर कम एक्टिव है या इनएक्टिव है तो बैलेंस नहीं कर सकता। इसके लिए अगर देखते हैं, जो व्यक्ति अगर पैमाना देखते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा खुश है, हमेशा अंदर से चेयरफुलनेस है, स्ट्रेस नहीं है, हमेशा शांत रहता है, तो उस व्यक्ति के अंदर अगर देखते हैं तो लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन बहुत हद तक बैलेंस हो सकता है या होगा। इसीलिए उस व्यक्ति को अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम, परेशानी या टेंशन है, तो लेफ्ट और राइट ब्रेन का कॉम्बिनेशन अगर उसका सही है तो वो किसी भी सिचुएशन में डरेगा नहीं या परेशान नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो उसके अंदर क्रोध भी आ सकता है, डिप्रेशन भी आ सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए दोनों ब्रेन बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। फीलिंग्स भी अच्छी हो और एनालिटिकल, मैथमेटिकल इक्वेशंस भी सही हो। अगर बुद्धि की जब बात करते हैं तो बुद्धि हमारी तीक्ष्ण हो, बुद्धि के अंदर हमारा डेटा जो स्टोरेज है उसका ज्यादा से ज्यादा हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए, और जितना हम हमारे मीन्स चारों ओर जितनी चीजें हम कैलकुलेट करते, देखते हैं, समझते हैं या पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमें तुरंत के तुरंत रिकॉल हो। क्योंकि बुद्धि का उपयोग तभी है जब हम कोई चीज, अगर सपोज हमने कोई चीज पढ़ी है और जब हमें उसकी आवश्यकता है वो सारी की सारी हमें रिकॉल हो जाए। तो ये कब संभव है और इसमें बाधाएं क्या क्या है? जब अगर हम गुस्से में हैं या टेंशन में हैं या बहुत ज्यादा डर के सिचुएशंस में, तब अगर हम कुछ भी चीजें अगर करते हैं तो हमें वो चीजें ज्यादा देर तक रिकॉल नहीं हो सकती, याद नहीं रह सकती। तो कुछ चीजें ऐसी है जैसे हमारे ऋषि मुनि ने हमें बहुत इजीली गिफ्ट में दे दी। वो चीजें क्या है? उससे पहले जो हमारा मस्तिष्क है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का, उनके जो पास रहते थे उनके असिस्टेंट, उन्होंने जब अल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सपायर हो गए तो उनके ब्रेन का उन्होंने क्या किया, ब्रेन लिया और उस ब्रेन पर उन्होंने रिसर्च की। तब जब रिसर्च की तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था, उन्होंने पाया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन है अल्फा वेव्स
हमेशा फेंकता है, अल्फा वेव्स। हमारा जो मस्तिष्क है हमेशा तरंगे फेंकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। मिस अगर विद्यार्थी जीवन है या ब्रह्मचारी जीवन है, गृहस्थ आश्रम है, या कोई भी आश्रम है, या किसी भी स्टेज का कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए ये मस्तिष्क की जो वेव्स है, किस वेव्स पे क्या क्या होता है और कौन सी वेव्स अगर रहे तो हम संतुष्ट रह सकते हैं, सेटिस्फाई रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, उत्साही रह सकते हैं, और किसी भी सिचुएशन को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये वेव्स का बैलेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम गुस्से में रहते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम गुस्से में रहते हैं और उस टाइम पे अगर हमने कुछ भी चीजें की, जैसे पढ़ा या कोई काम किया, तो वो काम हम सही से नहीं कर पाते, राइट? या हम डर, किसी चीज का अगर डर है या नर्वस है, एंजाइटी है, उस समय भी हम वो काम सही से नहीं कर पाते। जब हम ब्रेन की वेव्स की जब बात करते हैं, तो उस समय जब गुस्से में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तब हमारे ब्रेन की जो वेव्स रहती है वो बीटा रहती है, और बीटा वेव्स में हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, तो बीटा वेव्स में हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। जो बेस्ट जो वेव्स है हमारे लिए वो है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव्स में अगर हम, जिस तरह से हमने एग्जांपल्स बताए, अल्फा वेव्स में अगर हम कोई भी चीज करते हैं, जब मस्तिष्क हमारा अल्फा वेव्स फेंकता है, तब अगर हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी कहते थे कि जब वो लेक्चर देते थे, तो लेक्चर देते समय उनके सामने 200 लोग थे। लेक्चर जब उन्होंने दिया, लेक्चर देने के बाद जब वो वापस अपने सहपाठी से मिले और चर्चा करने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं इन सभी को, मैं चाहता तो सन्यासी बना सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अभी इसका क्या रीजन है? क्योंकि विवेकानंद जी जब ये लेक्चर दे रहे थे, तो उनके मस्तिष्क से अल्फा वेव्स निकल रही थी। तो अल्फा वेव्स जो कहते हैं ना कि आभा मंडल, आउरा, या किसी संत के पास जाते हैं या महापुरुष के पास जब हम बैठते हैं, तो उसके पास जब हम बैठते हैं तो हमें शांति की अनुभूति होती है, तुष्टि की अनुभूति होती है, मन में प्रसन्नता अनुभूति होती है। तो वो प्रसन्नता, क्योंकि विवेकानंद जी का जो मस्तिष्क था, उस मस्तिष्क से अल्फा वेव्स निकलती थी, और जब वो निकलती थी तो सराउंडिंग में जितने लोग थे उन लोगों को भी वो क्या करती थी, प्रभावित करती थी। इसीलिए वो वेव्स, अल्फा वेव्स, उन लोगों के मस्तिष्क के प्रभाव करने के कारण विवेकानंद जी जो भी चाहते वो उनसे करा सकते थे। तो ये अल्फा वेव्स इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर हमारा अल्फा वेव्स अगर कंटिन्यू अगर निकलता है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जो अतीन्द्रिय की क्षमता है ना, जैसे जितने हम इस अल्फा वेव्स को अगर 24 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे अगर हम जितना ज्यादा हम इस वेव्स में रहे, तो बहुत सारी जो हमारे अंदर की अतीन्द्रिय क्षमता है इसका विकास हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हम सवेरे एक तो नींद में रहते हैं और एक रहते गहरी नींद में। जब हम गहरी नींद से जागते हैं तो हमें बहुत रिलैक्स होता है, डीप रेस्ट से जब हम जागते हैं तब क्या होता है कि हम इस वेव्स के संपर्क में सबसे ज्यादा रहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि अल्फा वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है 9 से 13 हर्ट्ज है। थीटा वेव्स भी रहती है और डेल्टा वेव्स भी रहती है, लेकिन
सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि बाकी के जो वेव्स है हम ज्यादा देर तक उनके ऊपर नहीं रहते, हम मैक्सिमम बीटा पे रहते हैं या तो अल्फा पे। हम अगर कर पाए अपने मस्तिष्क को तो हम अल्फा पे मैक्सिमम रह सकते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क को हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाह रहे हैं या स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं, याददाश्त शक्ति को अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं, या हमारा मस्तिष्क एकदम तीक्ष्ण हो, कोई भी कितना भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो या केमिस्ट्री का कितना भी बड़ा फार्मूला हो, वो एज इट इज आपके मस्तिष्क से तुरंत अगर पढ़ लिया, जैसे विवेकानंद जी का भी एग्जांपल आता है कि लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी वाले से उन्होंने एक बुक मांगी, बुक मांगने के बाद शायद उसी दिन 4-5 घंटे के बाद, बुक काफी बड़ी थी, उन्होंने लाइब्रेरी वाले को वापस कर दी। वापस करने के बाद जब लाइब्रेरी वाले ने पूछा कि भाई आपको बुक पसंद नहीं आई, तो विवेकानंद जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, मुझे भी बुक बहुत पसंद आई, मैंने पूरी की पूरी बुक को क्या कर लिया, पढ़ लिया। तो लाइब्रेरी वाला बोला कि इतने कम समय में ऐसा संभव ही नहीं है कि आपने उस बुक को पढ़ लिया। तो विवेकानंद जी ने उनसे कहा कि आप मुझे कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए, तो विवेकानंद जी ने जवाब दिया ही दिया, लेकिन उन्होंने यहां तक बोल दिया कि आपने जो क्वेश्चन किया वो कहाँ से, किस पेज से लिया गया है और इसका जवाब कितना है या क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। तो ये जो चीजें हैं, ये वेव जो निकलती मस्तिष्क से, इसका क्या बेनिफिट है, ये तो है ही है, इससे और बहुत बेनिफिट ये भी है। हमारे अभी तो रेडियोस बंद हो चुके हैं, लेकिन अगर 10 साल 20 साल पहले पुराने अगर देखते तो रेडियो चलते थे हमारे घर में। और रेडियोस के क्या होता था कि सिग्नल्स यानी कि ट्यूनिंग करते थे हम, फ्रीक्वेंसी मैच करते थे। क्या होता था कि अगर हमारे को अगर सपोज दिल्ली स्टेशन सुनना है तो ट्यून किया तो दिल्ली स्टेशन लग गया, बॉम्बे अगर सुनना है तो ट्यून किया तो बॉम्बे लग गया, रायपुर सुनना है तो रायपुर लग गया। रेडियो वहीं पर है, लेकिन क्या हो रहा है, सिर्फ वो जो डिस्टेंस है ट्यूनिंग का 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टेशन है वो हजारों किलोमीटर के स्टेशन क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे। बॉम्बे अलग है कहीं हजारों किलोमीटर दूर, दिल्ली अलग है, रायपुर अलग है, और जो रेडियो है वहीं पर है, लेकिन ट्यूनिंग अलग अलग जगह पर हो रही, और वहां का केंद्र क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा, अगर देखें तो डीप में अगर बहुत चिंतन करेंगे तो इसी तरह से हमारी जो मस्तिष्क में जो वेव्स तरंगे निकलती है, तो अलग अलग चीजों से वो क्या होती है, ट्यूनिंग करती है। जब हम गुस्से में रहते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव का वो बुक भी है विचारों वाला, तो जब हम गुस्से में रहते हैं उसी तरह की वेव्स हमारे मस्तिष्क में ट्यूनिंग करती है। लेकिन अल्फा वेव्स में क्या होता है, इसका एक और जब डेप्थ में हम डेप्थ में, क्योंकि एक्चुअली मेरा ये रिसर्च टॉपिक भी है, अभी मैं इसके ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, तो डेप्थ में मैंने जब देखा पढ़ा तो देखा कि जो यूनिवर्स में एक फ्रीक्वेंसी है जो जिसको बोल सकते हैं कि यूनिवर्सल माइंड, यानी कि ब्रह्मांडीय मस्तिष्क। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क मतलब पूरे ब्रह्मांड का मस्तिष्क, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का जहां पर ज्ञान संचय है, वो एक फ्रीक्वेंसी में या एक तरंगों की वेव्स में वो पूरे ब्रह्मांड में संचारित हो रहा है। उसको भूमध्य चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। तो वो तरंगे यानी कि जिस तरह से हम बचपन में 7 साल से लेके 14 साल तक अगर हमारा बचपन अगर हम याद करेंगे, तो हमारे टीचर्स को या हमारे घर में रहने वाले हमारे बड़े भाई बड़ी बहन या हमारे माताजी पिताजी को उस दिनों में हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। हर कोई मैक्सिमम क्वेश्चन उन दिनों में करता है, और वो क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि हम भी नहीं सोच पाएंगे कि ये छोटा सा बच्चा 7 साल का या 10 साल का जो बच्चा है वो इस तरह का इमेजिनेशन करता होगा। जैसे ये तारे कहाँ से आए, ये विमान कैसे चल रहा है,
मीन्स आउट ऑफ इमेजिनेशंस। जहाज जो है समुद्र के ऊपर कैसे चल रहा है, टेलीविजन में वीडियो कैसे दिख रहा है, ऐसे मीन्स आउट ऑफ ऐसे रेंज के क्वेश्चंस छोटा बच्चा जो कि 7 साल से 14 साल के बच्चा के बीच में वो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बोलता है या पूछता है। वो तब इसलिए पूछता है क्योंकि उसका जो मस्तिष्क है वो तब अल्फा वेव्स में रहता है और उसका मस्तिष्क तब 75% डेवलप हो चुका होता है और उसका मस्तिष्क हमेशा अल्फा स्टेट में रहता है। और अल्फा स्टेट में रहने के कारण उसकी फ्रीक्वेंसी, जिस तरह से जो रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से जब कनेक्ट होती है तो वहां का जो ज्ञान है वो ये करता है, संप्रेषित करता है। यानी कि जो ब्रह्मांड में जो ज्ञान है, टोटल ज्ञान, उस ज्ञान से जब वो बच्चे की फ्रीक्वेंसी मैच होती है, क्योंकि वो अल्फा स्टेट में रहता है, तो वो ब्रह्मांड में जो भी कुछ विलक्षण ज्ञान है वो जब फ्रीक्वेंसी उसकी मैच होती है वो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, पूछता है। तो इसके कारण जब हम अल्फा वेव्स में अगर हमारे मस्तिष्क रहते हैं तो बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं। इंट्यूशंस यानी कि हमने कभी कोई चीज सोची भी नहीं लेकिन वो हमारे मस्तिष्क में आ जाती है। वो इंट्यूशंस की चीजें जब हम बीटा में या जब गुस्से में रहते, स्ट्रेस में रहते, तब ये नहीं आती। जब हम अल्फा में रहते तभी ये सारी की सारी चीजें आती है। और इसमें और डेप्थ वाली चीजें हैं। जो हमारा मस्तिष्क का जो बुद्धि का एक पोर्शन है वो है हमारा ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर में क्या होता है, जो हमारा आईक्यू है वो जितना हमारा ज्यादा से ज्यादा ग्रे मैटर होता है उतना से उतना ज्यादा हमारा आईक्यू उतना ज्यादा हमारा आईक्यू रहता है और उतना ही हम इंटेलिजेंस होते हैं। जो साइंस ने रिसर्च की कि ये जो ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर अगर हमारा बढ़ता है तो हम ज्यादा से ज्यादा आईक्यू वाले पर्सन बन सकते हैं। लेकिन जब वो रिसर्च की तो ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है या ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि जिसके द्वारा ग्रे मैटर बढ़ सके। अगर हमारा ऋषि मुनियों का जो देखते हैं सिस्टम, तो उन्होंने ये सिस्टम हमारे गुरुकुल प्रणाली में ही डाल दिया। कौन सा सिस्टम? कि मेडिटेशन वाला, ध्यान वाला। अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान से क्या होता है, एक तो हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट थोड़ा है ही है बेनिफिट वाला, लेकिन जब बुद्धि की तरफ अगर हम देखते हैं, ध्यान जब हम करते हैं तो ध्यान लगाते हैं तो कहाँ पर लगाते हैं? ध्यान हम सभी को पता है कि हम ध्यान लगाते हैं हमारे जो हमारा तिलक वाला जो पोर्शन है जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां पर ध्यान लगाते हैं। अभी यहाँ पर ध्यान लगाते तो इससे क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है? तो जहां पर हम ध्यान लगाते हैं, हम हिंदी में उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा यानी कि ऑर्डर, जहां से हम पूरे मस्तिष्क को क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं या आज्ञा देते हैं। तो यहां पर एक ग्लैंड्स है जिसको पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो वहां पर जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है। और आज का साइंस, जितनी परम पूज्य गुरुदेव ने ग्लैंड्स बताई है हमारे शरीर में, आज का साइंस उसके सिर्फ 50% ही वहां तक पहुंचा है। और परम पूज्य गुरुदेव ने उससे भी ज्यादा, मीन्स बोल सकते हैं ना कि मीन्स, क्योंकि साइंस वहां तक नहीं पहुंचा लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव में लिख चुके हैं। तो पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर किसी व्यक्ति को जिस तरह से, अगर हमने मिर्ची खाई और मिर्ची खाने के बाद तुरंत हमारा मीन्स जीभ जलने लग जाती है और मस्तिष्क में अलग से बोल सकते कि थॉट्स आते हैं, बोल सकते गुस्से वाले बोल सकते या चिड़चिड़ाहटपन वाले बोल सकते हैं, इस तरह के थॉट्स आते हैं।
तो जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से यहाँ पर क्या होता है, जो भी कुछ हम एक्टिविटी करते हैं उसका पहले यहाँ पर लिक्विड सिक्रेट होता है। यहाँ का लिक्विड जिस तरह से सिक्रीट होता है उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में ऑर्डर जाती है, और वो फिर हमारे मस्तिष्क क्या करता है, वो एक्टिविटी करने के लिए हमारे हाथ को या पाँव को बोलता है। जैसे हाथ उठाना है, पाँव मिस चलना है, ये सारी ऑर्डर कहाँ से जाती है, यहाँ से ही जाती है। तो उसी तरह से जो भी कुछ एक्टिविटीज होती है, जैसे हमें गुस्सा आ रहा है या हमारा को, जैसे अंगुलीमाल इतना बहुत बड़ा बोल सकते कि डाकू था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस तरह से गौतम बुद्ध जी के संपर्क में आए और तुरंत ही उन्होंने जो अपना जो भी एक्टिविटीज थी पास्ट वाली तुरंत उन्होंने छोड़ दी और एक अच्छे सन्मार्ग में आ गए। एक्चुअली सडनली क्या हुआ कि जब वो तथागत बुद्ध के संपर्क में आए तो तथागत बुद्ध ने ऐसा किया होगा कि उनके मस्तिष्क में जो पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वहां का जो रेशियो है वो उनके संपर्क में आने से क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो उनके जो संस्कार थे बोल सकते हैं, या कि उनकी जो एक्शन थी वो चेंज हो गई, और चेंज होने के कारण फिर वो शांति वाले भाव में चले गए। तो ये ग्लैंड्स का जो रेशियो है कि क्या होना चाहिए, शांति का होना चाहिए या गुस्से वाला होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी को और आगे जाके हम देखते हैं कि इसी को थर्ड आई भी कहा गया है। बुद्धि का जो तीसरा नेत्र जिसे को बोलते हैं ना, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, इसी को कहा गया है। इसका जितना ज्यादा हम विकास करते हैं उतना ही हमारे अंदर की जो शक्ति है जो कि सुप्त में पड़ी हुई है वो उतनी ही ज्यादा विकसित होगी। तो नॉर्मली अगर हमारा जो आज का जो टॉपिक है कि बुद्धि को मीन्स जो हमारी मेमोरी है उसका पावर किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो जो चीजें मैंने बताई उसमें देखिए, फर्स्ट तो बताया कि मेमोरी जो है 7% है, उसका ज्यादा से ज्यादा हम उपयोग करें। सेकंड बताया कि अगर हम दोनों जो हमारे मस्तिष्क है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, अगर हम इनका बैलेंस रखते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं और हमारी स्मृति, मेमोरी ज्यादा से ज्यादा हमारी तीक्ष्ण हो सकती है। तीसरा ये बताया कि जो हमारी पिनियल ग्लैंड्स है, जहां पर हमारी आज्ञा चक्र है, इसके पीछे अगर हमारा जो लिक्विड जिस तरह से सिक्रेट होता है उसका अगर बैलेंस सही रहा तो हमारे अंदर की विलक्षण जो क्षमता है वो ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सकती है। तो इसको कैसे विकसित करें, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो फर्स्ट तो है कि ध्यान, मेडिटेशन। अगर हम नियमित, अगर स्टूडेंट्स लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या कोई भी गृहस्थाश्रम हो या कोई भी स्टेज हो, अगर हमें अपने जीवन में डर रहित, चिंता रहित, भय रहित, डिप्रेशन से मुक्त, क्रोध से मुक्त, शांति वाला, और जो अचेतन मन में जो संस्कार आते हैं उस संस्कार को रहित, और जो भी कुछ हम पढ़े या जो भी कुछ हम ऑब्जर्वेशन करें वो हमारे मस्तिष्क में एज इट इज आ जाए, या जो भी निर्णय लेने हो, जैसे हमारे अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अच्छा हो, फिर कोई भी सिचुएशंस हो हमारे जीवन में आने वाली, उसमें हम तुरंत सही निर्णय ले सके। इस तरह का अगर हम चीजें अगर हमारे अंदर अगर चाहते हैं तो एक तो ये है मेडिटेशन। अगर हम डेली 5 मिनट से 10 मिनट्स भी अगर हमारे जीवन में
मेडिटेशन का अगर रूटीन्स अगर डालते हैं तो ये चीजें हमारे अंदर, फर्स्ट तो हमारा जो मेमोरी का जो अतिमानस की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और सेकंड जो उसके साथ जो जो चीजें हैं, आत्मविश्वास है और ये जो चीजें जो भय, ये सारी चीजें क्या होगी, हटेगी। मेडिटेशन के लिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि सवेरे का समय बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी इसके पीछे भी अगर देखते हैं तो जब सवेरे का समय में हम जब अगर ध्यान करते हैं तो सवेरे का समय ही क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त वाला, क्योंकि तब साइंटिफिकल अगर देखते हैं, क्योंकि तब उस टाइम ड्यूरेशन में जो हमारे ऊपर जो आवरण है, उस आवरण में अल्फा तरंगे बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है। उस समय में हम जो ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है उस मस्तिष्क से डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए जब हम सवेरे 5 से 10 मिनट्स भी अगर ध्यान करते हैं तो हम सभी को, जो लोग ध्यान करते होंगे, उनको सभी को ये एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारे इंट्यूशंस आते हैं, क्योंकि तब हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से क्या होता है, मैच होता है। पॉजिटिव कुछ चीजें हैं जो मेडिटेशन ध्यान जो करते हैं हम, तो उससे हमें मिलती है। अगर हमारी जो बुद्धि है उसको अगर तीक्ष्ण करना है तो सवेरे मेडिटेशन करना चाहिए 5 से 10 मिनट तक। ये जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लैंड्स है ज्ञात चक्र पर, पीनियल एंड पिट्यूटरी, वहां से हमें क्या होता है, हाइपोथैलेमस एक पोर्शन है, वहां पर सिग्नल जाते हैं और वहां से पूरे शरीर में सिग्नल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मेडिटेशन के लिए हम वैसे मैक्सिमम सभी लोगों को पता है, लेकिन हो सके ध्यान के लिए सवेरे उठकर कंफर्ट शांति के जगह पे हमें बैठना चाहिए, सुखासन में बैठना चाहिए, और सब सराउंडिंग का जो एरिया है वो स्वच्छ हो, शांत हो, पीसफुल हो, और हमारे मन को हमें शांत करके किसी भी विचार को शून्य करके मेडिटेशन को करना चाहिए। और हो सके तो एक प्राणायाम है जिससे जो न्यूरॉन्स है हमारे बुद्धि के, वो पूरे के पूरे एक्टिव होते, बोल सकते हैं मेडिकल के लैंग्वेज में चार्ज होते हैं। वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, ब्रह्मजी गुरुदेव की बुक्स है, उसमें हम पढ़ सकते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है। वो अगर हम 3 टाइम भी करते हैं, मीन्स 3 साइकिल भी करते हैं और डेली अगर करते हैं तो विथ इन 40 डेज हमारा जो मेमोरी का पावर है वो बहुत अच्छे से बन सकता है, बनेगा। कुछ चीजें हैं जो कि और हमारे कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को और अच्छे से कर सकते हैं। एक है कि कैंडल फ्लेम, कुछ डिस्टेंट पे हमें कैंडल यानी कि मोमबत्ती को जला के उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अगर हम उस फ्लेम के ऊपर देखते हैं और कुछ दिनों तक अगर इस एक्टिविटी को अगर करते हैं तो हमारी एकाग्रता इतनी बढ़ेगी कि बुद्धि का जो पोर्शन है जिसमें कैलकुलेशंस है, एनालिसिस है, मैथमेटिकल आता है, वो इतना तीक्ष्ण होगा कि जो बच्चे आईक्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, अपनी मेमोरी बहुत स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, वो कुछ ही दिनों की प्रैक्टिस से कैंडल फ्लेम वाला जो जिसको मोमबत्ती का जो एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है, उस प्रैक्टिस को अगर करेंगे, लेकिन इसका यही है इस प्रैक्टिस को करने के लिए कोई अगर गाइडेड पर्सन है उसके ऑब्जर्वेशन में करे तो बहुत बेस्ट रहेगा। बाकी सिंपल चीजें हैं
हिमालय का ध्यान कर सकते हैं या ओशियन के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान से जो मेमोरी वाली बात होती है, बेनिफिट क्या है, हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांगली बढ़ती है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है, हमारे अंदर आत्म शांति की प्राप्ति होती है, हम इतने अवेयरनेस, हमारे अंदर का अवेयरनेस बढ़ जाता है, हमेशा हम चेयरफुलनेस रहता है हमारे अंदर, कोई भी काम हो हम ना नहीं कहते हैं, किसी भी कंडीशन को हम हैंडल करने के लिए तत्पर रहते हैं, कोई भी दुविधा हो उसमें हम डरते नहीं हैं। और आजकल हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स लाइफ में है या किसी भी परिस्थिति में है कि जेलिसी वाला जो प्रश्न है वो रहता है, जेलियस होते हैं बच्चे या कॉलेज के जो छात्र हैं, तो जेलिसी अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो जो जेलिसी वाला जो पर्सन है वो क्या होता है, कम होता है, और हमारे अंदर जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो जाती है, हर चीज में हमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो ये चीजें हम अगर डेली ओनली 5 to 10 मिनट्स भी अगर मेडिटेशन करते हैं तो इससे मिलती है, और ये अगर हम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मेमोरी की जो पावर है वो क्या होती है, बढ़ती है। कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा साइंटिफिकली है, वो इतना डेप्थ में नहीं जाता, कुछ जो चीजें हैं वो मेडिटेशन से क्या होती है, निकलती है, जैसे अचेतन मन में बैठे हुए संस्कार, जैसे स्वप्न वगैरह हमें आते हैं, पुराने निषेधात्मक संस्कार जैसे डरावने सपने वगैरह, निराशा, चिंता, जो ये सारी चीजें क्या होती है, अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो ये हटेंगे, और जैसे ही ये हटते हैं तो हमारा जिस मेमोरी का जो न्यूरॉन्स का जो है एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और मेमोरी हमारी इंक्रीज होती है, कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, जो अल्फा वेव्स है हमारे वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्सल माइंड है उससे मैच होती है, और फिर हमें क्या होता है, इंट्यूशंस का लेवल हमारा बढ़ जाता है, जो हमारा टेंशन है वो कम हो जाता है, बॉडी हमारी लाइट हो जाती है। ये बहुत सारे बेनिफिट्स मेडिटेशन से मिलते हैं हमें। कुछ एग्जांपल्स है जो मैं बताना चाहता हूं। जो ग्रे मैटर बढ़ने से क्या बेनिफिट होता है और अल्फा वेव्स में रहने से क्या बेनिफिट होता है, जो लोकमान्य तिलक का परम पूज्य गुरुदेव ने एक बुक में लिखा है कि लोकमान्य तिलक जब उनके मस्तिष्क नहीं, उनके बॉडी में एक फोड़ा हो गया था, तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आपको एनेस्थेसिया देना पड़ेगा, लेकिन लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि मैं एनेस्थेसिया नहीं लूंगा, आप मेरा ऑपरेशन कीजिए, मैं मेरे मस्तिष्क को अलग डायरेक्शन में ले जाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, भगवत गीता ली, और भगवत गीता के माध्यम से उन्होंने अपने मस्तिष्क को अल्फा स्टेट में ले गए, और जब वो अल्फा स्टेट में गए तो डॉक्टर ने क्या किया, उनका ऑपरेशन किया, और जो भी कुछ फोड़ा था वो निकाला, और निकाले जब उन्होंने ऑपरेशन के समय वो फोड़ा जब निकाला तो लोकमान्य तिलक जी से कहा कि आपका ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन आपने कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिया ऑपरेशन करते समय। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा कि मैंने क्या किया, मेरे मस्तिष्क को अलग डायरेक्शन में बिजी कर दिया था, इसके कारण क्या हुआ, आपने जहां पर ऑपरेशन किया वहां की वेदना मुझे नहीं हुई। तो ये जो चीजें हैं, जब हमारे मस्तिष्क अल्फा वेव्स में रहता है तो इस तरह की चीजें मींस हमें प्रभावित भी नहीं करती है। स्वामी आनंद स्वामी का एग्जाम्पल है, जब वो मेडिटेशन करा रहे थे तो उनके सामने 40 लोग बैठे थे। 40 लोगों से जब मेडिटेशन उन्होंने कराया और उसके बाद उन 40 लोग जब प्रणाम करने आए तो आनंद स्वामी ने
हर व्यक्ति को उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा था जब वो ध्यान करा रहे थे, वो सारा का सारा उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हारा ध्यान घर पे था, किसी को कहा कि तुम्हारा ध्यान जब पे था, किसी को कहा कि तुम्हारा ध्यान जॉब पे था। तो आनंद स्वामी को वो सारे लोगों का मस्तिष्क किस तरह से पता चला, या उन्होंने क्यों सभी, किस तरह से, ऐसी क्या टेक्निक थी जो कि सभी का मस्तिष्क उन्होंने पढ़ लिया। एक्चुअली जो हमने कहा कि जब हमारा मन या हमारा जो मस्तिष्क है, जब वो तरंगे जो वेव्स है उस वेव्स की फ्रीक्वेंसी में जब रहता है, तो सराउंडिंग के वेव्स के साथ क्या होता है, मैच करता है, ट्यूनिंग करता है, और हम उस व्यक्ति के अंदर के विचार भी जान जाते हैं या जान सकते हैं। तो ये चीजें, ये जो हमारी मस्तिष्क की जो विलक्षण क्षमता है, ये उसी के अंदर आती है। जब महापुरुषों के पास जब हम जाते हैं, तो जब जैसे परम पूज्य गुरुदेव के पास भी कोई आते थे, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये मुझे पता है। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर हम प्रैक्टिस अगर करते हैं, बहुत सारी जैसे चीजें हैं कि याददाश्त शक्ति वाली है, जैसे शंख पुष्पी है, आयुर्वेदिक औषधि भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो मेडिटेशन है, इस मेडिटेशन से हम हमारे अंदर ये चीजें विकसित कर सकते हैं। रेगुलर अगर कोई व्यक्ति इसको करता है, तो कुछ दिनों के बाद हमारे मस्तिष्क में ये चीजें हैं। ये तो फर्स्ट तो ये हुआ कि हम कुछ भी पढ़ ले तो हमें याद रहे, एग्जाम में ज्यादा हमें दिक्कत ना हो, ये फर्स्ट लेवल हुआ। लेकिन सेकंड लेवल उसका और डेप्थ में ये है कि अगर हमने अपने मस्तिष्क को और डेवलप किया, तो सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले के अंदर क्या विचार उठ रहे हैं, यहां तक भी हम हमारे मस्तिष्क को विकसित कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में अवेलेबल है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, या उस तरफ हम चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। आइंस्टाइन के जब बात करते हैं, तो आइंस्टाइन शुरुआत में उनके टीचर्स, उनके घर वाले परेशान थे कि वो बोलता नहीं। फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वो स्कूल कॉलेज में इतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एकाग्रता, जितने भी अगर हम देखते हैं, जितने भी पूरे अगर साइंटिफिकल फील्ड में अगर देखते हैं, जितने भी साइंटिस्ट है, उतने साइंटिस्ट का अगर हम बिहेवियर अगर चेक करते हैं, तो देखेंगे कि वो हमेशा ही शांत रहते थे, हमेशा ही शांत रहते थे। और जब वो शांत रहते थे, तो शांत वाली सिचुएशंस में वो हमेशा उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, तन्मयता है, कॉन्फिडेंस है, वो हमेशा बना रहता था, पीसफुलनेस के कारण, शांति के कारण। और जो ब्रह्मांड की जो, जैसे आइंस्टाइन का बताते हैं कि उनके असिस्टेंट ने कहा कि आइंस्टाइन जब भी कोई बहुत बड़ा रिसर्च करते थे, और उनको जब किसी प्रॉब्लम को फेस करने में दिक्कत आती थी या सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स होती थी, तब वो क्या करते थे, अपने आप को खुले आसमान में ले जाते थे, और खुले आसमान में अपने मस्तिष्क को वो शांत करते थे। और जब शांत करते थे, तो कुछ देर के बाद आइंस्टाइन को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता था। क्यों मिल जाता था? क्योंकि आइंस्टाइन का मस्तिष्क शांत पोजीशन में चला जाता था, जिसको हम जो अल्फा वेव्स की सिचुएशन में चला जाता था, और वहां पर जाने के बाद ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से उनका मस्तिष्क क्या हो जाता था, मैच हो जाता था। और इसके कारण उनको ब्रह्मांड से उस सॉल्यूशंस,
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो जाता था, प्राप्त हो जाता था। इसको साइंस एक शुमन्स रेजोनेंस के नाम से कहती है कि ब्रह्मांड की जो फ्रीक्वेंसी है वो अल्फा वेव से जब मैच होती है तब। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो क्षमता है वो है, इनको परम पूज्य गुरुदेव का एक बुक है बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि। इसमें परम पूज्य गुरुदेव ने स्टेप बाय स्टेप चीजें कही है कि जिज्ञासा होनी चाहिए, और जो हमारी विद्यार्थी भावना होनी चाहिए, याददाश्त शक्ति कैसी होनी चाहिए, कब उठना चाहिए, पढ़ने का समय क्या होना चाहिए, आहार हमारा क्या होना चाहिए, जैसे सात्विक आहार हो। इस तरह की बहुत सारी चीजें परम पूज्य गुरुदेव ने भी अपनी जो बुक है बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, इस बुक में भी बहुत सारी चीजें ऐसी कही है कि अगर ये थोड़ी थोड़ी भी अगर हम करते हैं, सात्विक आहार, सवेरे का समय, शांत वातावरण, स्वच्छ वातावरण, इस चीजों में अगर हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर व्यतीत करते हैं, क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग है, जिस वातावरण में हम रहते हैं, उसका प्रभाव भी हमारी याददाश्त शक्ति के ऊपर, मेमोरी पावर के ऊपर पड़ता है। अगर हम जिस संगति के सराउंडिंग में रहते हैं उस संगति का इफेक्ट मेमोरी के ऊपर ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, हम डालते हैं। तो हमारा सराउंडिंग कैसा हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सराउंडिंग, जैसे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो साहित्य है वो साहित्य अगर हम आपने अगर मित्र बना लिया तो हमारा सराउंडिंग क्या होगा, विचारों का, अच्छे विचारों का सराउंडिंग होगा। और अच्छे विचारों का अगर सराउंडिंग होगा उसके ऊपर अगर हम कंसंट्रेशन करते हैं तो उसी तरह से हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, और जितने न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे उतना ही हमारा याददाश्त शक्ति, स्मृति, ये सारी चीजें जो है हमारे मस्तिष्क की वो चैनलाइज होगी। और जितना हम इसको विकसित करते चले जाएंगे उतना ही हम हमारे मस्तिष्क में उसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। ये ऐसी कुछ चीजें हैं, और भी कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा साइंटिफिकल है, तो मैं उसको ज्यादा बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं समाप्त कर देता हूं कि अल्फा वेव्स में अगर हम मस्तिष्क रहा तो सबसे बेस्ट है। अल्फा स्टेट के लिए मेडिटेशन बहुत सहयोगी हो सकता है, हमारे लिए बेनिफिशियल होता है अगर 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करते हैं। और जो भ्रामरी प्राणायाम है ये भी अगर हम करते हैं तो वो बेस्ट है, 5 मिनट से 10 मिनट्स 3 टाइम्स अगर करते हैं। स्वच्छ वातावरण में जो भी कुछ अगर हम चीज करते हैं, जैसे पढ़ाई है, विद्यार्थी जीवन है, स्वच्छ वातावरण हो, आहार सात्विक हो, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है। जैसे तामसिक भोजन अगर करते हैं उसी तरह से हमारा मन, और जिस तरह से मैंने कहा कि आज्ञा चक्र जो है हमारा, अगर तामसिक भोजन करते हैं तो आज्ञा चक्र में उसी तरह का लिक्विड सिक्रीट होता है, फिर उसी तरह की हमारी मस्तिष्क में भावना जाती है हाइपोथैलेमस के थ्रू, और उसी तरह से फिर हम एक्शन करते हैं। तो इसीलिए सात्विक भोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से, अन्न से ही फिर हमारा माइंड बनता है, और माइंड से फिर हमारी एक्टिविटीज निर्धारित होती है। तो सात्विक भोजन हो, संगति हमारी जिस तरह की है उस तरह का हमारा सराउंडिंग का क्लाइमेट हमारे मस्तिष्क को इफेक्ट करता है। प्राप्त मीन्स मॉर्निंग को जल्दी उठना हमारी बुद्धि को भी बेनिफिशियल है। सवेरे का जो टहलना है, भले हम कुछ ना भी करें तो मॉर्निंग में अगर हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो हम सराउंडिंग में टहले भी, विचार अगर शांत है तो सवेरे का जो अल्फा वेव का जो वातावरण है वो इनडायरेक्टली हम कुछ ना भी करें तो भी हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो सवेरे टहलना भी बहुत लाभकारक है, इससे भी हमारा जो मेमोरी है वो भी स्ट्रांग होगी, बढ़ेगी। एकाग्रता के लिए
जो कैंडल वाला जो पोर्शन हमने बताया कि कैंडल जला के उसके सामने 2 से 5 मिनट अगर हम जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने त्राटक की संज्ञा दी है, अगर त्राटक करते हैं तो वो किसी ऑब्जर्वर के सामने अगर करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। एकाग्रता अगर त्राटक कैंडल के सामने करेंगे तो उससे भी हमारी आज्ञा चक्र और फिर जो मेमोरी वाला पोर्शन है वो न्यूरॉन्स ज्यादा से ज्यादा एक्टिव कर सकता है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतनी चीजें भी अगर हम डेली लाइफ में करें, सिर्फ 20 मिनट्स भी अगर हम निकालें हमारे मस्तिष्क को चार्ज करने के लिए, या बोल सकते कि हमारे मस्तिष्क को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने की दृष्टि से अगर 20 मिनट्स भी अगर देते हैं, तो हम इस मस्तिष्क का जो स्टार्टिंग में हमने कहा कि जो 10 अरब न्यूरॉन्स है, उस 10 अरब न्यूरॉन्स में से अगर हम जो हमारा 10% भी अगर हमने एक्टिवेट कर लिया और चैनलाइज कर लिया, तो मान लीजिए कि जो हम एग्जाम्पल देते हैं, विवेकानंद जी का एग्जाम्पल देते हैं, आइंस्टाइन का एग्जाम्पल देते हैं, या बड़े बड़े साइंटिस्ट का एग्जाम्पल देते हैं, तो सारी की सारी चीजें हमारे अंदर ही विकसित हो सकती है। लेकिन इसके लिए हमें निरंतरता, प्रैक्टिस की जरूरी है। और जो चीजें टिप्स जो बताई वो अगर हम करते हैं तो इजीली हम ये सारी चीजें अवगत कर सकते हैं। इतिहास में जो चीजें थी, जो श्रुति वाला जो ज्ञान था कि गुरु पढ़ाते थे और शिष्य एज इट इज ग्रहण कर लेता था, वो आज भी संभव है। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो मैंने बताई। तो और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना भी इनफ है। अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी भैया, प्रणाम। जी। भैया मैं हेमराज निर्मलकर बोल रहा हूँ लखनऊ से, दुर्ग से। भैया मेरा प्रश्न ये था कि मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए कोई एज लिमिट है या फिर किसी भी उम्र में अपनी मेमोरी पावर बढ़ाई जा सकती है? इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी एज हो, किसी भी एज से शुरुआत कर सकते, लेकिन निरंतरता जरूरी है, इसमें निरंतरता जरूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, भाई भैया साहब प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। जी मैं रोमा बोल रही हूँ भाई साहब, बिलासपुर जिला से। जी भाई साहब, जैसे कि शुरुआत में आपने बताया कि प्रत्येक मनुष्य के 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। जी तो दोनों में से आपने दोनों की विशेषता बताए, और जी ये भी आपने कहा कि दोनों का बैलेंस अगर बराबर हो तो मतलब खूब वो हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं। भाई हाँ साहब, तो जी। उसका मान लीजिए उसका हम लोग बैलेंस कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए हमारा एक पार्ट एक्टिव है, तो हम दोनों का बैलेंस कैसे बनाकर रख सकते हैं? दोनों का अगर बैलेंस बनाने की बात जो चल रही है, तो बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि एक जो ब्रेन है हमारा, राइट जो ब्रेन है, हम देखते हैं कि पूरे अगर विश्व में अगर बात करें तो लेफ्टी हैंड वाले बहुत कम है, 10% है, और राइट हैंड यानी कि राइट हैंड यूज करने वाले सबसे ज्यादा है, 90% लोग। दोनों का अगर बैलेंस करना है तो बेस्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे हम दोनों ब्रेन का बैलेंस कर सकते हैं। और सक्सेस जो हम कहते हैं ना कि कौन सा पर्सन अपने लाइफ में सक्सेस है या सफल है, तो जो व्यक्ति अपने लाइफ में, अपने जीवन काल में इन दोनों ब्रेन का अगर बैलेंस करना सीख गया, वो व्यक्ति सफल कहा जा सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं हम, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि एक आईएएस ऑफिसर है, उसका आईक्यू अच्छा है, लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके फीलिंग्स बहुत कमजोर है। किसी भी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए वो इतना परिपक्व नहीं है, या किसी भी परिस्थिति को हैंडल करने के लिए वो सही नहीं है। इसी कारण ऐसा एक एग्जांपल भी आया पिछले दिनों के, आईएएस ऑफिसर होते हुए भी एक ऐसी सिचुएशन आई
कि उसने अपने आप को क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है कि जिससे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का बैलेंस हम बना सकते हैं, और सिर्फ बना ही नहीं सकते, इसका ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स के हम एक्टिव कर सकते हैं, मेमोरी पावर इससे जब बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद जी भैया जी नमस्ते जी। जी। ये इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, मीन्स अगर देखा जाए, अगर हम सोच रहे हैं, जैसे कि चिंतन कर रहे हैं ना, इमेजिन कर रहे हैं कि हिमालय पे जो बर्फ है वो व्हाइट कलर का है और वहां पर पड़ा हुआ है, राइट। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहां पर ऐसा बर्फ है और वो व्हाइट पर पड़ा हुआ है, इस तरह से एक इमेजिनेशन हुआ। लेकिन मीन्स उसको हमने स्थूल में भी देखा हुआ है और कहीं पर देखा लेकिन एक विजुअलाइजेशन ऐसा है कि आपने एक इस तरह का बनाया कि सूर्य है और सूर्य के जैसे आपने कुछ देखा नहीं है, लेकिन आप विजुअलाइज कर रहे हैं, उस चीज को आपने कहीं देखा नहीं है, लेकिन आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि जैसे चांद है, चांद के ऊपर एक गड्ढा है और उस गड्ढे में पानी है, राइट। और आप यहाँ से अपन विजुअलाइज कर रहे हैं कि हाँ वहां पर ऐसा हो सकता है। इस तरह का ये डिफरेंस है। जी इमेजिनेशन मतलब एक प्रकार से कल्पना बोलते हैं ना इसको? हाँ, कल्पना। तो जी कल्पना मतलब ये है कि जो चीज नहीं रहता उसको भी तो कल्पना हम कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, बट तो इमेजिन, जैसे हिमालय पे बर्फ है, आपने जो हम देखा हुआ है, इमेजिन किया हुआ है, राइट। जी बर्फ है, इमेजिन किया हुआ है, लेकिन अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं। जी यानी कि विजुअलाइजेशन जो है कि हमने देखा भी नहीं, अनुभव भी नहीं किया है, लेकिन हम उसका उस तरह से हमारे मस्तिष्क में या हमारे सामने वो स्मृति पलट पे उसका विजुअलाइज कर रहे हैं। जी सर एक क्वेश्चन और है छोटा सा। जी जैसे मेडिटेशन करते हैं तो क्या इस मेडिटेशन को किसी धर्म से या किसी देवी देवताओं से या जो भी है से जोड़ा जाए कि या फिर ऐसे ही मतलब? हाँ, देखिए अभी एक है, अगर हमें फर्स्ट फेज में क्या है कि जो हमारा विषय था आज का कि मेमोरी पावर कैसे बढ़ाए, जी तो अगर हमें मेमोरी पावर बढ़ानी है तो आप 5 से 10 मिनट्स मेडिटेशन कीजिए। जी तो उससे क्या होगा कि हमारी जो चीजें हैं, जो चीजें मेमोरी बढ़ाने के लिए सहयोगी है, वो सारी चीजें हमें प्राप्त होगी, राइट। जी लेकिन नेक्स्ट जो आयाम है, नेक्स्ट टाइम आता है हमारा स्पिरिचुअल, लेकिन वो जीवन से संबंधित है, राइट। फिर जी जीवन एक्चुअली जैसे जैसे हम जीवन के बारे में आते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में आते हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग हमारा अच्छा कैसे हो, तब हम किसी आदर्श को या ईश्वर को या व्यवस्था जो कि इस ब्रह्मांड का संचालक है, उसको अगर हम ध्यान में करते हैं, तो फिर वो जो हमारे लाइफ का मीन्स जीवन जीने की कला के अंतर्गत ही आता है, तो उसी को हम अध्यात्म कहते हैं, तो वो भी हमारे जीवन जीने की कला के अंतर्गत आता है। तो फिर नेक्स्ट फेज में हमें इसकी तरफ जाना ही चाहिए, क्योंकि हमें जीवन को अगर सबल बनाना है तो इस डायरेक्शन को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। जी धन्यवाद भैया। हेलो हाँ जी, प्रणाम। भैया, एक प्रश्न और था। हम्म मेरे एक साथी भाई है, वो जिनको मैं अपनी पढ़ाई टाइप से मेरे साथ है, वो जानता हूँ उनको। वो कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि जैसे हम लोग पहले पढ़ाई करते थे, 10th-12th में थे या कॉलेज में थे, तो जो पढ़ाई करते थे अच्छे से याद हो जाता था। उसके साथ भी और बहुत सारी बातें थे जो हमें याद रहती थी। लेकिन अब काम करने वाले फील्ड में आए हैं, तो वो पहले जैसे जैसे याद होता था, अभी क्यों नहीं होता है? इसके क्या क्या कारण है और किस तरह से मतलब उसको फिर से जो पढ़ाई लाइफ में हम लोग कंसंट्रेशन करते थे, उसको उसी प्रकार से अभी भी कर सकते हैं? उसके लिए क्या करें? सिंपल सा है कि जो हमारे विचार हैं, जब हम पढ़ाई करते थे तो विचार क्या थे, एक जगह पे केंद्रित थे, जी राइट। जी लेकिन अभी क्या हो गया, हमारे पास जिम्मेदारी बहुत आ गई, जी और जिम्मेदारी बहुत आ गई तो हमारे जो मस्तिष्क के जो विचार से थॉट प्रोसेस है, वो जी अलग अलग जगह पे बिखर गए, और बिखरने के कारण एक जगह पे हम ज्यादा केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। जी तो
इसके कारण क्या है कि जो हमारा मीन्स मेमोरी पावर है वो क्या हो गया, वीक हो गया, या जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। लेकिन उसको अगर दोबारा से विकसित करना है तो हम सब कुछ भी करते हुए भी विकसित कर सकते हैं। तो इसके लिए एकाग्रता, कोई भी चीज अगर कर रहे हैं तो उसमें आप रुचि निर्मित कीजिए। जी अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें रुचि निर्मित कीजिए और उसमें रस लीजिए। जब हम रस लेकर रुचि लेकर पढ़ेंगे तो वो आज भी पॉसिबल है। और बाकी जो विचार है जब पढ़ रहे हैं सिर्फ तब पढ़िए और बाकी काम तब सोचिए नहीं। जी ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब, जी जी भाई साहब, ये मेरे साथ एक घटना घटा था। जब मैं छठी कक्षा पढ़ती थी और मेरा इंग्लिश जो था बहुत ही वीक था, बहुत कमजोर था जी और बहुत मुश्किल होती थी मेरे को पढ़ने में। तो जब एग्जाम का समय आया और मैं पढ़ नहीं पा रही थी, तो भाई साहब मैं उसको देख रही थी, अक्षर को देख रही थी, एक एक अक्षर को देख रही थी कि इसके बाद क्या है, किसके बाद क्या है करके। और पढ़ना तो खैर थोड़ा सा कमजोर थी तो पढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन भाई साहब पता नहीं क्या मतलब वो था कि एग्जाम के समय में जब मैं एप्लीकेशन लिखी इंग्लिश में तो काफी अच्छा उसका मतलब अंक मिला था। तो भाई साहब ये कौन सा पाठ हो सकता है? बस मात्र वो अक्षर को देखी थी और अक्षर को देखकर मैं आंख बंद करके वो लिख रही थी, ध्यान करके कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है करके। तो ये समझ में नहीं आ रहा था भाई साहब ये क्या है। ये बोल सकते नॉर्मली मीन्स जो आपका इमेजिनेशन वाला और इंट्यूशंस वाला जो है वो थोड़ा बहुत उस समय पे एक्टिव होगा, तो इसके कारण इस तरह का प्रोसेस हुआ होगा। जी भाई साहब, अभी भी सोचे मेरे को ताज्जुब लगता है कि देखकर कैसे आंख बंद करके लिख ली उसको। हाँ मीन्स नहीं, ये तो अभ्यास का ही क्रम है ना, क्योंकि आंखें जो है हमारी आंखें तो एक तो स्थूल आंखें जो देख रही है, लेकिन आंखें बंद करके भी हम अगर, क्योंकि जो ऑर्डर जाती है, ऑर्डर जो जाती है तो मस्तिष्क मीन्स आज्ञा चक्र से मस्तिष्क को जाती है, और मस्तिष्क को अगर ऑर्डर गई तो हाथ क्या करता है, उसको एक्टिंग करता है, मीन्स एक्ट करता है। तो आंखें अगर बंद है लेकिन हाथ को तो ऑर्डर चली गई, हाथ को ऑर्डर चली गई तो हाथ क्या कर रहा है, उस ऑर्डर को मस्तिष्क के द्वारा उसको पूरा कर रहा है, इसलिए वो लिख रहा है। और वो एक्चुअली हमारे मस्तिष्क में वो हमारी स्मृति पलट पर ऑलरेडी उस तरह की घटना रेखांकित है, क्योंकि जो भी कुछ हम देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में डिपॉजिट होती है, बोल सकते कि रेखांकित होती है। जिस तरह से हार्ड डिस्क होती है या पेन ड्राइव होती है उस तरह से, और वो प्रकट हो गई। और कोई क्वेश्चन? हाँ भैया जी प्रणाम। जी मैं रायगढ़ से बोल रही थी, सुनंदा देवांगन। जी प्रणाम। प्रणाम भैया। भैया जैसे शुरुआत कैसे करना चाहिए ऐसा करने के लिए? लेकिन ये किनको करना है, मीन्स आपको करना है या आपके यहाँ पर जो कोई स्टूडेंट है उनको करना है? मेरे को भी, मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चों को भी जैसे मैं करूं तो मैं उनको भी बताऊं कि ऐसे करने से ज्यादा लाभ होता है बेटा करके, या जैसे मेरे पास जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनको भी मैं ये बता सकूं कि बच्चा देखो मैं ऐसा कर रही हूँ, आप लोग भी ऐसे करिए और इसी से ये शुरू करिए कि आपका ये मेमोरी पावर बढ़ाएगा। ये तो मैं उनको मैंने किस तरह से बोलूं और कैसे इसको शुरू करूं? उनके लिए फर्स्ट तो उनको आप प्रैक्टिस कराइए पहले अपने डायरेक्शन से। प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं आप कि उनको कहिए कि आप सवेरे जल्दी उठिए और रात को जल्दी सोइए, भोजन जो है सात्विक भोजन लीजिए, और जो ध्यान वाला जो पोर्शन है वो जब आप सवेरे की जितनी भी एक्टिविटीज को कंप्लीट होने के बाद आप 5 से 10 मिनट समंदर के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, या उगते हुए सूर्य के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, हिमालय के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। आंखें बंद करके ध्यान कीजिए, ऐसा उनको कह सकते हैं। और आंखें बंद करके उनको ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि
जब आप जैसे समंदर के ऊपर ध्यान करना है तो वो भाव लाना है कि समंदर कितना विशाल है और शांत है अंदर, या सूरज के ऊपर अगर ध्यान करना है तो उनको एक ये भाव भी लाना है कि भाई जो सूर्य है वो सूर्य हमेशा प्रकाशित रहता है, उजाला फेंकता है। ये भाव के साथ साथ उनको सभी विचारों से उनको करना है कि मुक्त रहिए, कोई भी विचार नहीं करना है, शांत रहना है। और जो आज्ञा चक्र है, जी जो आज्ञा चक्र है, मैं आपको बता देता हूं। ये यहाँ पर ये जो आज्ञा चक्र है उनको बोलना है कि यहाँ पर आप जैसे ध्यान करना है। यहाँ पर अगर 5 मिनट्स भी, अगर 10 मिनट्स भी डेली अगर वो करेंगे तो धीरे धीरे उनका मेडिटेशन से उनका मेमोरी पावर बढ़ेगा। ये तो ध्यान का हुआ। और फिर अगर एक प्रैक्टिस है भ्रामरी प्राणायाम की, और भ्रामरी प्राणायाम भी करा सकते, उनको 2-3 बार अगर कराएंगे तो भ्रामरी प्राणायाम से भी हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते, उससे भी मेमोरी बढ़ सकती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, एक बुक है बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि, उसमें दिए गए हैं कि और क्या क्या किए जा सकते हैं। उसको भी आप अगर पढ़ लेंगे तो उसको, उससे भी आपको बहुत सारी चीजें आप उनको दे सकते हैं। हाँ या, भैया जब हाँ या भैया जब उनको ये कर सकते हैं। और कुछ चीज है जैसे न्यूरॉन्स को एक्टिव करने के लिए जब वो नहाते हैं तो ये सभी के लिए भी है, जब नहाते हैं तो नल खुला छोड़ के कम प्रेशर वाला 5 से 10 मिनट अगर ठंडा पानी अगर मस्तिष्क पर अगर हम डालते हैं तो उससे भी हमारे न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट होते हैं और याददाश्त शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। जैसे फवारा है तो आप ना बाथरूम में फवारा चालू करके थोड़ी देर बैठे रहेंगे। हाँ हाँ, मीन्स यस, मस्तिष्क के ऊपर वो ज्यादा प्रेशर वाला पानी ना हो, लेकिन वो चलता रहे धीरे धीरे। तो 5-10 मिनट अगर डेली करेंगे तो उससे भी बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। भैया तो फिर इसको बाकी बाकी दीदी फिर प्रैक्टिस वाली बात है, जैसे रिकॉल वाली है, पढ़ने के बाद याददाश्त करना, वो वाली बात तो नॉर्मल वाली है, वो तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेन बेसिक बातें हैं। हाँ भैया इसको किस उम्र के बच्चे से चालू करवाना है? जैसे वो बहुत तो छोटे नहीं अगर करवाना। छोटे, अगर बेस्ट रहेगा 5 से 6 साल के बच्चे से भी शुरू करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा दीदी। अच्छा क्योंकि आप देखिए जो हमारी ऋषि परंपरा रही, आप सभी को पता ही, हम सभी को, कि ऋषि परंपरा में गुरु बच्चे को बताता था संस्कृत के श्लोक, और एज इट इज वो बच्चे ना बुक रहता था ना टेक्स्ट रहता था, एज इट इज वो बच्चा सारा का सारा वो श्लोक सारे बता देते थे, क्योंकि वो बचपन से ही हमारे गुरुकुल परंपरा में क्या था, ये ध्यान का प्रयोग था, इसलिए। जी भैया जी बहुत अच्छा था। जी ठीक है। और कोई? भैया जी आपका माइक बंद है। जी हाँ भैया हो गया, अच्छा लगा बस। जी, मेरे ख्याल से आज का तो कुछ तो मैंने समझ में आया भी, और आगे इसको और करते रहेंगे। और जैसे हो सकता है कि इसको हम लोग बाल संस्कार, इस साल तो बाल संस्कार साल हमारा बंद था, आने वाले साल में हो सकता है कि हमारा बाल संस्कार फिर से चालू हो जाए, तो हम ये प्रयोग करवाएंगे बच्चों से कि उस मेरे पास ये क्वेश्चन और भी आता है। मैं कुंती दीदी और उषा दीदी से ये बात की थी कि मेरे बाल संस्कार शाला के बच्चे ये बोलते हैं कि हमको जो पढ़ते हैं वो ठीक से याद नहीं होता है, आप हमको याद करने का तरीका बताइए। मैं इसलिए भी ज्यादातर आपसे ये क्वेश्चन की। जी जी बिल्कुल ठीक है। और इस प्रकार के कक्षाएं आगे लगातार चलती रहेंगी। मैं योगेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ गायत्री परिवार की तरफ से कि आज आपने इतना वक्त दिया
वैज्ञानिक विश्लेषण के माध्यम से हम सबको आपने बताया किस तरह से मेमोरी पावर इंप्रूव की जा सकती, बढ़ाया जा सकता है।